हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का प्रेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन। हमने पहले जो पढ़ा था पीगूस थियरी पढ़ी थी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। उसमें जिसको हम नियो क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, उसमें पीगू क्या कहता है कि सोशल वेलफेयर जो है इट इज़ द सम टोटल ऑफ कार्डिनली मेजरेबल यूटिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके यूटिलिटी को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास सोशल वेलफेयर आ जाती है। अब उसमें कुछ एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट क्या थे कि यूटिलिटी जो को हम मेजर कर सकते हैं और सभी इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी को हमने ऐड कर लिया और इससे हमारे पास सोशल वेलफेयर आ गई। परेटो का जो एनालिसिस है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, परेटो ने जो कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया और साथ ही इसकी जो एडिटिव नेचर है कि हमने डिफरेंट इंडिविजुअल्स की सेटिस्फेक्शन को या यूटिलिटीज़ को हमने ऐड कर लिया। परेटो जो है वो इन दोनों ही बातों को रिजेक्ट करता है और इंटरपर्सनल कंपैरिजन को भी जो है वो जो है उसको भी उसने रिजेक्ट किया। जो परेटो का एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते लेकिन कंपेयर कर सकते हैं कि किस चीज़ से यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है। एन इंडिविजुअल कैन कंपेयर द यूटिलिटीज़ लेकिन ही कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी। तो ये जो था परेटो का जो एनालिसिस था, ये एनालिसिस जो है वो इट इज़ फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट। परेटो जो है वो वैल्यू जजमेंट को कंसिडर नहीं करता। तो अब ये क्योंकि एक इट वाज अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसको हम नियो क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो इसलिए जो परेटो की वेलफेयर इकोनॉमिक्स है ये न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर हम इसको गिनते हैं कि दिस इज़ द न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्योंकि पहले जो पिगू था उसने कार्डिनल यूटिलिटी की बात की थी, इसने जो है परेटो ने वो बात की है ऑर्डिनल यूटिलिटी की। तो इसलिए हम इसको न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में गिनते हैं। और परेटो के अलावा और जिन इकोनॉमिस्ट ने इसमें न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट किया है, इसमें बैरन है, एजवर्थ है, हिक्स है, बर्गसन, सिटोवस्की, लिटल, सैमुएल्सन, काल्डर एट्सेट्रा, ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं। अब ये परेटो जो है वो सोशल वेलफेयर के बारे में क्या कहता है। परेटो का ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन है जो विच इज़ वेरी फेमस। अब परेटो का ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन क्या है कि एनी चेंज दैट मेक्स एट लीस्ट वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ एंड नो वन वर्स ऑफ इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। इसका मतलब ये है कि अगर सोसाइटी में या इकॉनमी में कोई चेंज आता है, या चेंज जो है गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, कोई पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट करती है, उस पॉलिसी चेंज से अगर किसी का कोई नुकसान ना होता हो, नो वन इज़ वर्स ऑफ, और एंड एटलीस्ट वन इंडिविजुअल इज़ बेटर ऑफ, अगर अब किसी एक का भी फ़ायदा होता हो तो दैट चेंज विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। अब इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई चेंज जिससे किसी का फ़ायदा ना होता हो लेकिन अगर किसी एक का भी नुकसान होता हो तो दैट चेंज विल बी कंसिडर्ड एज अ डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर। अब इस चीज़ से हम एक रिज़ल्ट क्या ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि अ सिचुएशन इन विच इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एनी वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग सम वन वर्स ऑफ इज़ सेड टू बी परेटो ऑप्टिमल। इसका मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एनी वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग सम वन वर्स ऑफ, यानी कि किसी का नुकसान किए बगैर अगर किसी का फ़ायदा ना किया जा सकता हो, इसका मतलब क्या हो गया, दैट सिचुएशन इज़ द बेस्ट सिचुएशन। कि अब वो ऐसी सिचुएशन है कि अगर हमने किसी का फ़ायदा करना है तो हमें किसी का नुकसान करना पड़ेगा, किसी एक का नुकसान करेंगे और उसका नुकसान से हम किसी दूसरे का फ़ायदा कर सकते हैं। इसका मतलब वो सिचुएशन क्या हो गई, उसको हम कहते हैं परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन। तो परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन जो है उसको हम बेस्ट सिचुएशन गिनते हैं। अब परेटो ने
कुछ मार्जिनल कंडीशंस दी हैं, मार्जिनल कंडीशंस फॉर अचीविंग प्रेटो ऑप्टिमम, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है अगर उनको पूरा किया जाए तो हम उस बेस्ट सिचुएशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब ये जो कंडीशंस हैं ये अलग अलग केसेस में जो है वो अलग अलग कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहला केस करें तो वो है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ गुड्स। ये मान लो अगर हमारे पास कुछ चीज़ों की क्वांटिटीज़ हैं। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि डायग्रामेटिकली हम दो से ज़्यादा चीज़ें जो है वो शो नहीं कर सकते, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक वाई एक्सिस के ऊपर, तो दो चीज़ें ही लेंगे। मान लो हमारे पास एक्स की कुछ क्वांटिटी है और वाई की कुछ क्वांटिटी है। तो क्या कंडीशन है अगर हमने उन दो चीज़ों को अगर हमने दो इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ऑप्टिमम एलोकेशन की कंडीशन क्या है? कैसे पता लगेगा कि हमने वो दो चीज़ें जो हैं दो इंडिविजुअल्स में परफेक्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, एलोकेट की हुई हैं? तो उसका कंडीशन क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन गुड्स एक्स एंड वाई बिटवीन टू कंज्यूमर्स इज Pareto efficient if it is impossible by a redistribution of these goods to increase the utility of one individual without decreasing the utility of the other। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ों को हमने दो इंडिविजुअल्स में बांटा है और वो Pareto एफिशिएंट तब होगा अगर it is impossible by a redistribution of these goods to increase the utility of one individual without reducing the utility of the other। मतलब कि एक बंदे की यूटिलिटी कम किए बगैर किसी दूसरे की यूटिलिटी को बढ़ाना इम्पॉसिबल हो। इसका मतलब हमने उन चीज़ों को दो इंडिविजुअल्स में बेस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझना हो, लेट अस सपोज एक क्लास है, तो सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। एक क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स हैं और लेट अस सपोज जो टीचर के पास जो अगर है वो 20 कॉपीज़ हैं और टीचर उन 20 कॉपीज़ को हर इंडिविजुअल को बांट देता है, तो हर किसी के पास एक एक कॉपी हो गई। अब अगर टीचर चाहता है कि मैं किसी स्टूडेंट को एक कॉपी और दूं, यानी कि उसकी, अब नेचुरली किसी के पास अगर दो कॉपीज़ होंगी तो उसकी वेलफेयर बढ़ेगी, उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वो अब कॉपी किसी और स्टूडेंट से लेके ही उसको देनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम किसी से कॉपी लेंगे तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम होगी और किसी दूसरे को देंगे तो उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। इसका मतलब अब किसी एक की सेटिस्फैक्शन को कम किए बगैर किसी दूसरे की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि हमने एक एक कॉपी बांटी हुई है सभी को, तो वो क्या हो गई? दैट इज़ Pareto ऑप्टिमम सिचुएशन, Pareto एफिशिएंट सिचुएशन। तो इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं कि अगर दो इंडिविजुअल्स की बात करें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर ए कंज्यूमर शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर बी कंज्यूमर। ये उसकी कंडीशन है। तो डायग्रामेटिकली अगर हमने इस चीज़ को समझना हो, ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने एक्स कमोडिटी ली है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वाई कमोडिटी ली है। मान लो हमारे पास ओ एक्स कमोडिटी है और ओ वाई कमोडिटी है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ये जो आइसोक्वेंट हैं A1, A2, A3, A4, A5, ये ए कंज्यूमर की आइसोक्वेंट हैं। जितना आइसोक्वेंट ये ऊपर की तरफ जाएगा इसका मतलब ए की सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो ए का आइसोक्वेंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई में से ज़्यादा क्वांटिटी ए को मिल रही है, तो उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। दूसरी तरफ क्या है, बी की आइसोक्वेंट है, वो B1, B2, B3, B4, B5, वो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो ओ डैश हमने लिया है। ये ओ डैश हमने पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिया है। तो
अब ये जो कंडीशन हमने लिखी है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर ए कंज्यूमर शुड बी इक्वल टू मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर बी कंज्यूमर, ये जो दोनों इंडिविजुअल्स की आइसोकरेंट जहाँ पे आपस में टच कर रहे हैं वहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो रही है। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दें जहाँ पे दोनों आइसोकरेंट टच कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कर्व बनती है वो है ओ ओ डैश कर्व। इसको हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। अब ये जो एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो प्रेटो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं, प्रेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी पॉइंट्स के ऊपर वो कंडीशन पूरी हो रही है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रेटो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं एक जेड पॉइंट जो हमें नज़र आ रहा है। अब जेड पॉइंट के ऊपर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो दोनों इंडिविजुअल्स की जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, मैंने गलती से पहले आइसोकरेंट बोल दिया था, बेसिकली ये इंडिफरेंस कर्व्स हैं। तो जो दोनों इंडिविजुअल्स की जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो जेड पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं। अब जेड पॉइंट के ऊपर जो कट कर रही हैं, नेचुरली जब दो कर्व्स आपस में कट कर रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पे उन दोनों कर्व्स की स्लोप बराबर नहीं है। स्लोप तब बराबर होगी जब दोनों कर्व्स आपस में टच कर रही हों, जैसा कि एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर है। अब जेड पॉइंट के ऊपर जो हम देखें कि जो ए इंडिविजुअल है वो अपने A2 आइसोकरेंट के ऊपर है और बी कंज्यूमर जो है वो B3 आइसोकरेंट के ऊपर है। अब उसमें क्या है, जेड पॉइंट के ऊपर ए को OX ऑफ x मिल रही है और OY ऑफ y। मतलब इसका मतलब बाकी की जो स्मॉल x कैपिटल X है, ये क्वांटिटी x की ये y को मिल रही है, सॉरी बी कंज्यूमर को मिल रही है, और जो स्मॉल y कैपिटल Y क्वांटिटी है y की वो बी कंज्यूमर को मिल रही है। तो ये है लोकेशन दो चीज़ों की। अब जेड पॉइंट के ऊपर हम दोनों इंडिविजुअल्स हैं। अब ये प्रेटो एफिशिएंट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें इन दोनों चीज़ों को और रीडिस्ट्रीब्यूशन की से दोनों इंडिविजुअल मान लो यू पॉइंट के ऊपर आ जाएं। अब यू पॉइंट के ऊपर हम क्या देखते हैं कि जो ए कंज्यूमर है वो A3 इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है और बी कंज्यूमर B3 इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। तो हम क्या देखते हैं कि यू पॉइंट के ऊपर बी की सेटिस्फैक्शन तो उतनी ही है, क्योंकि वो पहले भी B3 के ऊपर था, अभी भी B3 के ऊपर है। लेकिन जो ए कंज्यूमर है, ए कंज्यूमर जो है वो पहले A2 के ऊपर था, अब जो है वो पहले A2 के ऊपर था, अब वो A3 के ऊपर है। तो उसकी सेटिस्फैक्शन जो है यहाँ पे बढ़ गई। तो हमने B की सेटिस्फैक्शन को कम किए बगैर A की सेटिस्फैक्शन को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वे जो पहले Z पॉइंट था वो प्रेटो ऑप्टिमम पॉइंट नहीं था, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि B की सेटिस्फैक्शन को कम किए बगैर A की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जा सकता है, और वैसा ही हमने किया थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब U पॉइंट के ऊपर वो कंडीशन पूरी हो रही है, दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में टच कर रही हैं, उनकी स्लोप बराबर है। अब U पॉइंट से अगर हम किसी भी तरह मूव करेंगे तो क्या होगा, एक की सेटिस्फैक्शन कम करेंगे, दूसरी की सेटिस्फैक्शन तभी बढ़ेगी। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व O डैश दे आर प्रेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स। इसका मतलब अगर ये कंडीशन पूरी होती है कि दोनों इंडिफरेंस कर्व की स्लोप आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द टू कमोडिटीज़। और जिस पैटर्न के ऊपर पहली डायग्राम थी, ये सेकंड जो है कंडीशन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो है ये प्रोडक्शन के केस में ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। अगर हमारे पास लेबर और कैपिटल दो रिसोर्सेज हैं, दो इनपुट्स हैं, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर और कैपिटल, तो उनका और हम दो चीज़ें लेट अस सपोज के दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स और वाई, तो दो फर्म्स इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ कर रही हैं, तो कितनी लेबर और कैपिटल एक फर्म को यूज़ करनी चाहिए और कितनी लेबर और कैपिटल दूसरी फर्म को यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि दोनों फैक्टर्स को ऑप्टिमम तरीके से एलोकेट किया गया है। तो उसकी कंडीशन क्या है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल in A firm that should be equal to margin rate of technical substitution between labor and capital in B firm। तो
ये A1 A2 A3 ये ए फर्म की आइसोक्वेंट है, और B1 B2 B3 ये जो है बी फर्म की आइसोक्वेंट है। ए फर्म के आइसोक्वेंट ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब एक फर्म की प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ए फर्म लेबर और कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो सिंपल सी बात है कि बी फर्म के लिए लेबर और कैपिटल कम बचेगी, तो बी की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। इसका मतलब ए की प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो बी की कम होगी, और अगर ए की प्रोडक्शन कम होती है जैसे B4 B5 की तरफ, सॉरी A2 A1 की तरफ, तो बी की प्रोडक्शन उतनी ही बढ़ेगी B4 B5, क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो O डैश उस तरफ से। तो इसमें भी सेम ही जैसा कि मैंने पिछली डायग्राम में पढ़ा था कि दोनों आइसोक्वेंट जो हैं जहाँ पे टच करते हैं वो पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं, और इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो कर्व बनती है वो O डैश एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं अगेन सेम Z पॉइंट के साथ। अब Z पॉइंट जो है, Z पॉइंट के ऊपर दोनों जो आइसोक्वेंट है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और जब दो कट कर रहे हैं इसका मतलब उनकी स्लोप बराबर नहीं है। और Z पॉइंट के ऊपर जो है अगर हम देखें ए फर्म की प्रोडक्शन है A2 और बी फर्म की प्रोडक्शन है B3। अगर हम इनकी एलोकेशन बदल दें, बदलने का मतलब ये है कि ए फर्म को हम लेबर ज़्यादा दे दें और कैपिटल की मात्रा कम कर दें, तो यू पॉइंट के ऊपर आ जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि ए फर्म की प्रोडक्शन बढ़ गई A3, जबकि बी फर्म की प्रोडक्शन कम नहीं हुई, बी फर्म की प्रोडक्शन B3 ही है। ए की बढ़ गई है लेकिन बी की जो है कम नहीं हुई, तो बी की प्रोडक्शन को कम किए बगैर हमने ए की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z was not Pareto optimum point, now U is the Pareto optimum point। तो ये क्योंकि यहाँ पे दोनों आइसोक्वेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनकी स्लोप सेम है, तो इस लाइन के ऊपर O डैश के ऊपर सभी आइसोक्वेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनकी स्लोप बराबर है। तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की जो कंडीशन जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर पूरी हो रही है। उसके बाद ये तीसरी कंडीशन है ऑप्टिमम कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। ऑप्टिमम कंपोजिशन ऑफ आउटपुट जो है वो क्या ये कंडीशन इसमें इंडिकेट करती है कि मान लो जो रिसोर्सेज हमारे पास लेबर और कैपिटल, उसको यूज़ करके हमने दो चीज़ें बनानी है एक्स और वाई। तो क्वेश्चन ये है कि हम कितनी एक्स और कितनी वाई कमोडिटी बनाएं ताकि सोसाइटी की वेलफेयर मैक्सिमम हो। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा दो चीज़ों का जहाँ पे, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सोसाइटी की वेलफेयर जो है वो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करने से सोसाइटी की वेलफेयर मैक्सिमम हो। तो उसकी कंडीशन क्या है कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए बी, इसकी स्लोप जो है वो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप के बराबर होनी चाहिए, यानी कि मार्जिनल इसकी जो स्लोप होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जो ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसकी जो स्लोप है वो है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Slope of the production possibility curve should be equal to the slope of the indifference curve of A consumer should be equal to the slope of the indifference curve of B consumer, क्योंकि हमने दो ही कंज्यूमर यहाँ पे अज्यूम किए हैं। तो ये IC1 IC2 जो है ये इंडिफरेंस कर्व्स हैं, ये इंडिविजुअल्स की इंडिफरेंस कर्व को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये ई पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बराबर है। और ई पॉइंट का इसका मतलब ये है कि अगर हम इतना एक्स और इतना वाई बनाते हैं तो सोसाइटी जो है वो IC2 पॉइंट के ऊपर पहुंचती है, IC2 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सोसाइटी को मिल रहा है। दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन OX ऑफ X एंड OY ऑफ Y कमोडिटी। अगर हम इतना बनाते हैं तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है, दिस इज़ द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। क्योंकि अगर और कोई भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सोसाइटी की वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम नहीं होती। जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, कैसे कंपेयर करेंगे, लुक एट दिस।
ये पॉइंट भी है जहाँ ये पॉइंट भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है और ये पॉइंट भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के ऊपर जो कोई भी पॉइंट है हम उनको उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है वो IC1 के ऊपर है, लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इतनी x और इतनी y बनाते हैं, जहाँ इतनी x और इतनी y बनाते हैं, तो सोसाइटी की वेलफेयर मैक्सिमम नहीं होती। सोसाइटी ऑन IC1 लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। लेकिन अगर हम E पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, सोसाइटी इज़ ऑन IC2 इंडिफरेंस कर्व। अब IC3 के ऊपर सोसाइटी पहुंच नहीं सकती क्योंकि सोसाइटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि IC3 के ऊपर पहुंचा जा सके। तो हम क्या देखते हैं कि E इज़ द बेस्ट पॉइंट। This shows the optimum competition of X and Y commodity.